सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि टर्की इंडिया से इतनी ज़्यादा हेट क्यों करता है। और रिसेंटली जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी थी टर्की की, उसके बावजूद कुछ ही दिन बाद जब पाकिस्तान ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया तो फिर से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसपे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए कि हमें इनकी हेल्प करनी नहीं चाहिए। तो आखिर टर्की इतनी ज़्यादा हेट क्यों करता है इंडिया से, उसे समझते हैं। और यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को टर्की अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुलाता है और प्रोपेगेंडा चलाता है स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके अपने यंग टर्की स्टूडेंट्स के द्वारा। और ये सब पाकिस्तान की लश्कर ए तैयबा की टीआरएफ हेल्प करता है इस चीज में टर्की की। अब उन सोशल मीडिया साइट्स को भी टर्की फंड करता है जो ऐसे ब्रेन वॉश कंटेंट को फैलाते हैं। अब टर्की ऐसा करता क्यों है? क्योंकि टर्की पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है। एक्चुअली पूरा सच तो ये है कि टर्की एंटी इंडिया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो पाकिस्तान सपोर्टर है। अभी आप वीडियो में थोड़ी देर में समझ जाओगे पूरी तरीके से। सो ज्योग्राफिकली टर्की एक यूरेशियन कंट्री है, क्योंकि इसका एक वेस्टर्न पार्ट यूरोप में है और ईस्टर्न पार्ट एशिया में आता है। अब जब भी पाकिस्तान टर्की से मिलता है तो सीधे कहता है आप कश्मीर मुद्दे पर हमारा समर्थन करो और हम आपको टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस यानी TRNC पर समर्थन देंगे। अब ये साइप्रस है क्या, इसे समझ लेते हैं, क्योंकि असली लड़ाई की वजह तो यही है। अब जो चाइना ने $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में सीपेक बनवाने के लिए, इसमें पाकिस्तान को इंसिस्ट किया चाइना ने कि अफगानिस्तान को भी इसी रास्ते से जोड़ो। क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा कोई लिथियम काफी ज्यादा मिला है अफगानिस्तान में, जिसे ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा, जैसे कि दुबई और UAE हैं। यही बात आगे चल रही है कि इसी में आप टर्की को भी जोड़ो, लेकिन टर्की ने अभी इस चीज को होल्ड पे रख दिया है इस डिसीजन को, क्योंकि टर्की को बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी देश ने ये चीज नहीं माना है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान का। इवन तब इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि पहली बात तो POK इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. और इस तरह सीपेक का निर्माण चाइना की तरफ से बिल्कुल ही इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और अब किसी थर्ड कंट्री का इंक्लूजन बिल्कुल भी इंडिया नहीं चाहेगा, इसीलिए शायद टर्की बैक हो गया, क्योंकि चाइना की तरह टर्की इतना स्ट्रांग तो है नहीं। और बाकी पाकिस्तान की बात रही तो उसे पूरी तरीके से चाइना का सपोर्ट है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यूएन में टर्की बोलता आया है कि कश्मीर इशू सॉल्व करना है तो इंडिया को अब कश्मीर को पाकिस्तान को वापस कर देना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया टर्की की लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो नेहरू जी ने सबसे पहला एम यही रखा था कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो भी मतलब फॉलो करती हैं सेकुलरिज्म को, तो उनसे हम फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे। अब कमल पाशा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए नेहरू जी, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री थी। उसके बावजूद उनका जो एम था कमल पाशा का, हमें टर्की को फ्रीडम की ओर ले जाना है। और जब टर्की और पाकिस्तान अमेरिका की तरफ हो गए तब यहाँ से बात बिगड़नी चालू हुई, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की चाह में टर्की और पाकिस्तान दोनों अमेरिका की तरफ हो लिए और अमेरिका ने टर्की को नाटो मेंबर भी बना लिया। तो फिर ना चाहते हुए भी इंडिया को रशिया का साथ देना पड़ा। लेकिन हम दिखाते यही हैं कि हम किसी की तरफ नहीं है, क्योंकि रशिया डेमोक्रेसी को फॉलो करता नहीं और अमेरिका डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, लेकिन वो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है। इसलिए हम अमेरिका का साथ नहीं देते हैं और रशिया का देते हैं, लेकिन हम ओपनली कभी नहीं बोलते कि हम रशिया के साथ हैं। तो ये एविडेंट भी है, जब जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है तो अमेरिका और इवन टर्की ने साथ दिया है पाकिस्तान का। तो इंडिया को समझ आ गया कि भाई टर्की पाकिस्तान सपोर्टर है। फिर 1974 में टर्की ने अपनी ताकत का फायदा उठाकर छोटे से देश साइप्रस पर हमला किया और इंडिया ने साइप्रस की हेल्प की, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान वॉर में टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की। हालांकि साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था, साउदर्न पार्ट पर अब ग्रीक कंट्रोल्ड सरकार है। तो ये कह सकते हो कि अभी भी साइप्रस जो है पार्शियली टर्की कंट्रोल्ड है। राजीव गांधी की सरकार ने फिर से टर्की के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश की और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कश्मीर की पकड़ हमसे कमजोर हो रही थी। लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट टर्की और चाइना कर रहे थे और इसी के चलते 1900 से 2001 तक रिश्ते काफी सही होने लगे टर्की और इंडिया के बीच। लेकिन 2002 में अर्दवान की पार्टी इस्लाम के नाम पर रूल करने आई, वहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो गई। इवन आज 2023 में भी अर्दवान की ही सरकार है, यानी मुस्तफा जमाल पाशा की सेकुलर सोच को बदलने और इस्लामिज्म को फैलाने आए थे अर्दवान। और अर्दवान ने कहा जहां जहां इस्लाम के विरुद्ध कोई काम हो रहा होगा वहां वहां मैं इस्लाम को सपोर्ट करूंगा, चाहे वो मेरी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी इस्लामिक कंट्रीज हो या नॉन इस्लामिक कंट्रीज हो। और इसी तरह जहां एक तरफ टर्की मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, वहीं अर्दवान के आते ही टर्की वापस पुरानी सोच पे चला गया, यानी कि इस्लाम को फैलाना। लेकिन
लेकिन इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, यूएई से हमारे संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन टर्की से हमारे रिलेशन इतने खराब क्यों हैं ये समझते हैं। सो गाइस इसका रीजन है टर्की के पास ना तो तेल है ना तो नेचुरल गैस, और इंडिया कुछ भी टर्की से इंपोर्ट करता नहीं है, केवल एक्सपोर्ट करता है। तो नेट प्रॉफिट में तो इंडिया ही रहता है और टर्की रहता है ट्रेड डेफिसिट में, और इसीलिए टर्की समझता है कि हमें तो कोई इंडिया से फायदा हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम ऐसी कंट्री पकड़े जो कमजोर हो, जो हमसे वेपन वगैरह खरीद ले। हमारा तो ट्रेड पार्टनर जो है वेपन के मामले में वो तो रशिया रहा है शुरू से, तो अब टर्की को कोई ना कोई ऐसा चाहिए था जो उनसे वेपन वगैरह खरीदे, तो इसलिए उसने टारगेट किया गरीब पाकिस्तान को। और फिर टर्की ने पाकिस्तान को टारगेट किया और 4 वॉरशिप बेच दी, PNS बाबर, PNS बद्र, PNS खैबर, और एक अभी बची हुई है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी कंट्री किसी का साथ यूं ही नहीं देती, वो अपने ट्रेड बेनिफिट के लिए ऐसा करती है। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि टर्की उसका साथ दे रही एज अ